एंड मैक्रो सिस्टम के लिए आपको यूज करना है। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड चाहें तो यूज कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू। होल सिस्टम, आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। मैंने यहाँ पे पैरामीटर वर्ड लिखा, इसी में अगर कहीं लिखा होता माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो ये वर्ड चेंज हो जाएगा। ऐसे एक वर्ड आएगा मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट, माइक्रोस्कोपिक स्टेट भी आप इसको वर्ड यूज कर सकते हैं, माइक्रो स्टेट को। द स्टेट रिलेटेड विद constituents of the system। माइक्रोस्कोपिक स्टेट और माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट। द स्टेट related with the parameters of the whole system। It's called macro state और मैक्रोस्कोपिक स्टेट। देखो आप लोग आइडेंटिकल पार्टिकल्स पढ़े थे क्वांटम मैकेनिक्स, तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स में मोर देन वन पार्टिकल का कंसेप्ट मैंने किया था। तो जब कहीं मेंशन किया हुआ था और ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 10 बोजॉन्स, तो बोजॉन हो गए कंस्ट्रेंट्स और सिस्टम उसका जो वहां पे चाहे जो भी सिस्टम का नेम आप लें, तो सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स जब आप n = 1 n = 2 में फिल कर रहे हैं, तो उससे जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनी, जो एक वर्ड आया था वहां पे एक्सचेंज डिजनरेसी का था, तो एक्सचेंज डिजनरेसी से कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक वर्ड आएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो जो वहां पे एक्सचेंज करके जितने पॉसिबल वेव फंक्शंस बन रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स में, आपने वेव फंक्शन का सुपरपोजिशन फॉर्म या फंक्शन फॉर्म लिखा, बट यहाँ पे ओनली वो काउंटिंग करेंगे आप कितने नंबर बन रहा है। अब जो एक पर्टिकुलर सिस्टम का जो वेव फंक्शन बना, उस पार्ट को यहाँ पे कहेंगे मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। तो ये आपको नंबर चेक करना पड़ेगा कि गिवन मैक्रो स्टेट के लिए कितनी माइक्रो स्टेट है, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कैलकुलेशन होगा। जैसे अभी एक वर्ड आया था कि अप्रोच यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक होगा और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होगा, तो दीज टू वर्ड को डिफाइन करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने आपको डेफिनेशंस बताएंगे। तो जहाँ पे भी जिस पार्ट के साथ ये माइक्रो वर्ड आएगा, दैट मींस एसोसिएटेड रिलेटेड विद द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम, और मैक्रो वर्ड रिलेटेड विद द होल सिस्टम। ऐसी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, जैसे आपको कहीं पे मोमेंटम मेजर करना है, मोमेंटम, तो मोमेंटम आप मॉलिक्यूल्स का हिंट कर सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दिया था कि गैस कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको कहीं प्रेशर निकालना है, क्या आप एक पर्टिकुलर कंस्टेंट के लिए प्रेशर मेजर कर सकते हैं? नो सर। जब आप किसी पर्टिकुलर गैस को किसी कंटेनर में फिल करेंगे, तो कंटेनर की वॉल पे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो आप मेजर नहीं कर सकते कहीं। जब मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो कंस्टेंट से रिलेटेड है, तो जो प्रेशर वर्ड आएगा वो प्रेशर आप सिस्टम के लिए चेक करते हैं। इट मींस गैस के लिए प्रेशर वर्ड आप यूज करते हैं। तो एक यूनिट टाइम में ऑल मॉलिक्यूल का जो उस पर्टिकुलर वॉल पे कॉलिजन हो रहा है, उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया आप प्रेशर फाइंड करते हैं। तो ये सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज आएंगी, सिस्टम के जो रिजल्ट्स पैरामीटर्स चेक करेंगे, और वो एवरेज बिहेवियर होगा कंस्टेंट्स के लिए, कंस्टेंट्स के पैरामीटर्स का। बट जब आप ऑब्जर्व करेंगे गैस के लिए, वो मैक्रोस्कोपिक पार्ट बनेंगे, और इन माइक्रोस्कोपिक को आप लेबोरेटरी में मेजर नहीं कर सकते। आप बता तो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मोमेंटम ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, बट आप इनको मेजर नहीं कर सकते। इनका एवरेज बिहेवियर वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम की प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की आप एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, ये माइक्रोस्कोपिक पार्ट है कंस्टेंट्स के लिए, बट आप गैस की एनर्जी मेजर कर सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक है। तो आप ये रिकॉल करिए, आप थर्मोडायनामिक्स जब अप्लाई किए होंगे किसी सिस्टम के लिए, थर्मोडायनामिक्स से आपने थर्मल प्रॉपर्टीज फाइंड की होंगी, तो हो सकता है कि कहीं आपने एंट्रोपी से फाइंड किया हो सकता है आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई किया हो, उससे सिस्टम को स्टडी किया हो। तो ये सारे नोटेशंस डीक्यू, डीयू, वर्क डन, जहां पे वर्क डन आएगा भी आगे डिस्कस भी करेंगे, ये सिस्टम के लिए ही आपने किसी एक पार्ट के लिए फाइंड किए होंगे कि गैस को कितना आपने हीट ट्रांसफर कर रहे हैं या सराउंडिंग से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये अप्रोच थर्मोडायनामिक्स में मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है। यही पार्ट सिस्टम की अगर आपको प्रॉपर्टी एंट्रोपी पता है, तो इससे थर्मल प्रॉपर्टीज भी कहीं आप फाइंड कर लेता है। बट एंट्रोपी अगर आपने माइक्रो स्टेट से कैलकुलेट किया है, एक फॉर्म आप पढ़ेंगे S = KLN ओमेगा, आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैं डिस्कस करूंगा, जस्ट रिलेट करने के लिए आपको ये अभी मैं पॉइंट हिंट कर रहा हूं। अगर आप माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करके एंट्रोपी फाइंड कर रहे हैं और फिर एंट्रोपी से सिस्टम की रिमेनिंग प्रॉपर्टी आप फाइंड कर रहे हैं, तो अप्रोच इनडायरेक्टली आप चेक करिए, माइक्रो स्टेट से आपने स्टार्ट किया।
तो अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच करते हैं। पार्टीशन फंक्शन आप फाइंड करेंगे कहीं पे सिस्टम पार्टिकल्स के लिए, तो वो पार्टीशन फंक्शन से जो रिलेटेड पैरामीटर्स है वो फिर हो सकता है वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई करें। तो अप्रोच दोनों में अप्रोच का डिफरेंस है। आप सिस्टम के किसी एक पार्ट से अनदर पार्ट को फाइंड कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक है, मगर कंस्ट्रेंट से फाइंड कर रहे हैं सिस्टम का कोई एक पार्ट और फिर सिस्टम की और प्रॉपर्टीज को फाइंड कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक है। तो स्टार्ट कहां से किया है वो इंपॉर्टेंट। तो दीज टू वर्ड आगे कहीं पे भी आएंगे, मैक्रो माइक्रो आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं कि मैक्रो वर्ड आएगा सिस्टम के लिए और माइक्रो आएगा कंस्ट्रेंट्स के लिए। अगर कहीं पे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल, अब हम गैस की बात नहीं कर रहे, तो मैक्रो वर्ड किसके लिए आएगा? मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल के लिए। अब इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या है? एटम्स, 2 एटम्स। जब एटम की प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे, एटम की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो माइक्रो वर्ड आ जाएगा और मॉलिक्यूल के लिए मैक्रो वर्ड आएगा। तो ऐसा नहीं कि कहीं ऑल टाइम मॉलिक्यूल के लिए आप माइक्रो ही वर्ड यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपने सिस्टम क्या कंसीडर किया है। आगे क्लियर रहेगा ये पॉइंट? यस सर। यस सर। थर्मोडायनेमिक्स के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करता है। आप लोग ये थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़े होंगे, सम वर्ड आपने यूज किया होगा, यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग। किसी भी बुक में आपको ये वर्ड थर्मोडायनेमिक्स में आपने यूज किए होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या पार्ट आप यूज करेंगे, क्या पार्ट सराउंडिंग्स यूज करेंगे, और दीज को अगर आप ऐड करते हैं, जो पार्ट आपने सिस्टम में लिया, जो पार्ट आपने सराउंडिंग में लिया, वो अगर आपने करेक्टली सिस्टम सराउंडिंग डिफाइन किए हैं तो दीज को ऐड करेंगे तो यूनिवर्स बने। और ये किसी भी बुक में पढ़े भी होंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज कॉल्ड यूनिवर्स। पहले सिस्टम यहां पे नोट करें। सिस्टम और सराउंडिंग्स वो ऑब्जर्वर के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो सकता है। जैसे सपोज आपने कोई पर्टिकुलर वेसल में आपने वाटर को बॉईल करना है, तो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वेशन पे। हो सकता है कि कोई ऑब्जर्वर जिस वेसल में वाटर को आपने फिल किया हुआ है, वेसल और वाटर के इंटरेक्शन को स्टडी करना चाह रहा होगा, उसका हीट ट्रांसफर से प्रॉपर्टीज में क्या चेंज है, इंटरेक्शन में क्या चेंज है, तो कोई ऑब्जर्वर वेसल प्लस वाटर को सिस्टम कंसीडर कर सकता है। अगर वाटर और वेसल के इंटरेक्शन को इग्नोर करके जैसे आपको ये चेक करना हो कि हीट ट्रांसफर होने से वाटर के प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा, वाटर के मॉलिक्यूल के मोशन में क्या चेंज आएगा, तो हो सकता है ऑब्जर्वर फिर वाटर को ही सिस्टम कंसीडर करे। द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वर इज इंटरेस्टेड, स्टडी करने के लिए किस पोर्शन पे इंटरेस्ट है वो सिस्टम में जाएगा। द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, एक वर्ड छूट गया यहाँ पे, पोर्शन ऑफ यूनिवर्स और पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वर इज इंटरेस्टेड इज कॉल्ड सिस्टम। नेक्स्ट सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट वर्ड भी यूज करते हैं सराउंडिंग्स को। ऑल दोज थिंग्स ऑफ यूनिवर्स जो पार्ट आपने सिस्टम में इंक्लूड कर लिया उसको एक्सक्लूड करते हुए आपको यूनिवर्स का रिमेनिंग पार्ट कंसीडर करना है। तो ऑल दोज थिंग्स दैट आर एक्सटीरियर टू द सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस इट्स बिहेवियर इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। वर्ड तो यूज करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग्स। कोई सिस्टम से यूनिवर्स की कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है कि जो इससे इंटरेक्ट करे और कुछ रिमेनिंग पार्ट ऐसा हो सकता है जो इससे किसी भी वे में इंटरेक्ट ना करे। तो जो पार्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा है उसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। बट जब आप बुक में पढ़ते हैं तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स आप वर्ड यूनिवर्स लेते हैं। जब कोई पार्ट इसको सिस्टम को अफेक्ट ही नहीं करेगा, किसी वे में इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, तो उसको आप यहाँ पे अगर इंक्लूड कर भी लेंगे तो उसका कोई रिजल्ट तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। बट बुक में ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स ही वर्ड यूज किया हुआ, तो मैंने एक पार्ट यहाँ पे लिखा है इन्फ्लुएंस इट्स बिहेवियर, बोथ को कंबाइन किया तो यूनिवर्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग्स में इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये सिस्टम को आप डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, सिस्टम में बी ऑफ 3 टाइप्स। सर हाँ जी सर, सिस्टम और एक बार बोले। मैंने नोट किया, डाउट बताइए क्या पूछा। कोई डाउट है कि इस डेफिनेशन में? हाँ सर, सिस्टम हो जो समझ नहीं पाया सर डेफिनेशन। द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स इन व्हिच ऑब्जर्वर इज इंटरेस्टेड इज कॉल्ड सिस्टम। क्या नहीं समझ में आया इसमें? फॉर एग्जांपल एक मुझे सर, मैंने एग्जांपल इसके स्टेटमेंट के नोट कराने से पहले बताया कि किसी को वाटर को बॉईल करना है, और ये जब आप वाटर को बॉईल करेंगे, बॉईल करने के लिए आपको जो
गैस सिलेंडर है, ठीक है, उस या जो गैस बर्नर है उससे हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हीट ट्रांसफर करना है तो हीट ट्रांसफर से कुछ पार्ट वेसल को भी हीट का प्रोवाइड होगा, और हो सकता है कि हीट एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद, उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो वेसल आपने लिया है, अगर उससे ज्यादा हीट दे देंगे तो उसके फॉर्म में चेंज हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज हो जाए। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर क्या पार्ट को स्टडी करना चाह रहा है। अगर आप जस्ट वाटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाह रहे हैं और वाटर और वेसल में इंटरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा, वाटर की मॉलिक्यूल जो वेसल पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उस पे वेसल की वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वो हायर टेम्परेचर पे हायर कंडीशन होगा या लोअर कंडीशन होगा, हीट सप्लाई करने से जो प्रेशर है वो घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा, ओनली ये पार्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो आप वाटर को आप सिस्टम कंसीडर करेंगे, और जो वेसल है और गैस बर्नर है, सिलेंडर है, ये सब सराउंडिंग में चले जाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग से कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम आप पढ़े होंगे। एक ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, और नेक्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम। ये 3 वर्ड आप लोगों ने सिस्टम के लिए 3 टाइप्स आप पढ़े होंगे। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी 3 क्लास में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब these में से किस क्लास में जाएगा और क्लासिफाई कर सकते हैं। ओपन सिस्टम, देखो यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे इनको डिफाइन करने के लिए, एक एनर्जी और एक मैटर। these 2 वर्ड आएंगे, मैटर। मैं these 2 वर्ड के लिए, ये हो सकता है आप लोग इसको रॉन्ग वे में यूज करें या आप तक कोई डाउट रहा हो। जब आप कोई मास ट्रांसफर करते हैं, मैटर मींस मटेरियल को आपको ट्रांसफर करना है। जैसे आपने कोई 1 लीटर वाटर लिया और वेसल की जो कैपेसिटी है वो 2 लीटर की है, आपने फिर से जो पहले वेसल आपने कंसीडर किया 2 लीटर वाला, उसमें पहले से आपका 1 लीटर वाटर है, अब फिर से एक्स्ट्रा पार्ट उसमें वाटर का आपने हाफ लीटर और मिक्स कर दिया। तो आपने क्या चेंज किया, क्या मिक्स किया, मटेरियल प्रोवाइड किया, उसको मैटर प्रोवाइड किया, और इसके साथ साथ एनर्जी भी दिया या नहीं दिया, बोलिए। जो मटेरियल है, मटेरियल में उसके मास के कॉरस्पॉन्डिंग तो एनर्जी ऑल टाइम होगा या नहीं होगा। वाटर मॉलिक्यूल है, ईच मॉलिक्यूल का कोई मास है और मास के साथ इक्विवेलेंट एनर्जी जाएगा या नहीं जाएगा। मैं इस वर्ड को क्लासिफाई कर रहा हूँ। मैटर में आपको जो मास की से एनर्जी है, ठीक है, वो इस एनर्जी में इंक्लूड नहीं करना है। दिस जो एनर्जी वर्ड यूज हुआ, हो सकता है जब ये बुक में पढ़े हो यहाँ पे तो एनर्जी वर्ड यूज किया और आगे भी एनर्जी वर्ड आएगा, दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग है। बट जब इस 3 सिस्टम्स को डिफाइन करने के लिए आप एनर्जी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो द पार्ट ऑफ एनर्जी अदर देन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मास, क्योंकि एनर्जी जनरल वर्ड है, पार्ट ऑफ एनर्जी विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास, क्योंकि मास के साथ एनर्जी एसोसिएट है। तो ये मास वाला पोर्शन यहाँ पे चला गया और जो मास के अलावा एनर्जी का कंडीशन है वो यहाँ पे आ गया। तो दीज वर्ड को आपको यहाँ पे पहले से आइडिया होना चाहिए, नहीं तो ये एनर्जी तो जनरल वर्ड है, इसमें मास एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, हीट एनर्जी भी होगा, सारे पार्ट आ जाते हैं एनर्जी वर्ड में। तो मास को एक्सक्लूड करके जो पार्ट है वो एनर्जी वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा है। तो ओपन सिस्टम को आप नोट करेंगे, द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी as well as matter with its surroundings. It's called open system. तो यहाँ पे 2 पार्ट का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का भी, एनर्जी विदाउट मास भी और एनर्जी विद मास। तो इसके एग्जांपल में अगर आप कोई ओपन वेसल में आप कोई सी लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, तो आपने कोई ओपन वेसल लिया और उसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड कंसीडर कर लिया, तो सिस्टम है यहाँ पे लिक्विड। अब आप सराउंडिंग में इंक्लूड करेंगे वेसल, गैस बर्नर और गैस सिलेंडर, ये सब पार्ट जिससे आप उसको बॉईल करने के लिए एनर्जी को हीट प्रोवाइड करें। तो गैस बर्नर से हीट ट्रांसफर होगा वेसल को, और बट ये जो एनर्जी है वो जब आप किसी, ये तो आप कहीं ना कहीं डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं, आपके आप टी पीते होंगे, ठीक है, कॉफी पीते होंगे, तो टी और कॉफी बनाने के लिए गैस बर्नर से हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें मास तो नहीं जा रहा है, इसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे मास थोड़ी ऐड कर रहे हैं, बोलिए, ये तो सभी को क्लियर है। नो सर, नहीं करते। तो ये पोर्शन आप यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी। तो गैस बर्नर से हीट प्रोवाइड होगा वेसल को, और वेसल मेटल का आप ले रहे हैं, उस मेटेलिक वेसल के कांटेक्ट में लिक्विड आएगा, वेसल से हीट प्रोवाइड होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स को। तो इनडायरेक्टली गैस बर्नर से एनर्जी विदाउट मास ट्रांसफर हो गया लिक्विड को, एनर्जी प्रोवाइड हुआ, उसका टेम्परेचर रेज करेगा।
जितने टेम्परेचर तक आपको उसको हीट देना है उतने टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी आप ट्रांसफर करते रहे, तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। अब ये यहाँ पे मैटर का कैसे एक्सचेंज होगा, क्योंकि वेसल ओपन है, एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट के इक्विवेलेंट आपने उसको हीट प्रोवाइड कर दिया, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक रेज कर दिया, और उस बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आप एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो मॉलिक्यूल बॉइल करेगा, वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होता है, तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको और रिमेनिंग हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, वो एनर्जी वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, और टेम्परेचर फिर हायर नहीं होगा, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं जाएगा, जब तक ऑल वाटर अमाउंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया, ओपन वेसल है, तो जितना अमाउंट वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर में गैस उसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ मास भी जा रहा है, और वो ओपन वेसल है, सराउंडिंग को प्रोवाइड हो रहा है। जो वहाँ पे आपने वेसल उसके लिक्विड के अलावा जो भी पार्ट है वो अपने सराउंडिंग में कंसीडर किया हुआ है, तो जो वहाँ पे आसपास में जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है, उस एयर में वो गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में मैच कर जाएंगे, तो मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होंगे तो वहाँ पे साथ में मैटर भी एक्सचेंज हो गया। सिस्टम से सराउंडिंग से उसको एनर्जी प्रोवाइड हुआ विदाउट मास, और सिस्टम से फिर से मास सराउंडिंग को प्रोवाइड हो। तो यहाँ पे ओपन क्लास में जितने भी आप रियल सिस्टम्स पढ़ते हैं, अगर वहाँ पे आप कोई अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं करेंगे, किसी रेट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो ये मान लीजिए मोस्टली जो आपके सिस्टम है वो ओपन क्लास को बिलोंग करता है। ओशियन ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, सन से ओशियन वाटर को, वाटर मॉलिक्यूल को रेडिएशन फॉर्म में, सनलाइट फॉर्म में हीट प्रोवाइड होगा, हीट एनर्जी प्रोवाइड होगा, एनर्जी विदाउट मास प्रोवाइड होगा, और उस एनर्जी में जो अपर लेयर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, उन सम मॉलिक्यूल्स वहां पे वेपराइज हो जाते हैं, और वेपराइज होकर वो फिर से सराउंडिंग में वो मैटर एक्सचेंज होता है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ओपन क्लास। अब नेक्स्ट क्लास है क्लोज सिस्टम। तो टू टाइप का एक्सचेंज हो सकता था, एक एनर्जी विदाउट मास और एनर्जी विद मास। जो भी इंटरेक्शंस होंगे वो ऑल टाइप के इंटरेक्शंस यहाँ पे टू क्लास में कन्वर्ट हुए, टू पार्ट में, एक एनर्जी विदाउट मास और एनर्जी विद मास। चाहे आप आगे जब सिलेबस पढ़ेंगे या आपने कोई बुक्स पढ़ा होगा, पहले 12th लेवल पे बुक पढ़ा होगा, वहाँ पे डिफरेंट वर्ड यूज किए होंगे, हीट, वर्क, ये आपको दीज का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास है द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। with its surroundings. It's called closed system. तो क्लोज सिस्टम के लिए अगर आप कोई प्रेशर कुकर में लिक्विड को बॉईल कर रहा है, मैं भी हिंट कर रहा हूँ, आगे कब ये कंप्लीटली क्लोज सिस्टम होगा या नहीं होगा वो आगे की आपको हिंट करेंगे। क्लोज वेसल लेना है आपको, मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आपने सम अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया हुआ है, और उसको आइसोलेट करने के लिए जो प्रेशर कुकर का लीड होता है उसे क्लोज कर दिया, और उसको आप गैस बर्नर से हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जब इंटरनल प्रेशर, जो प्रेशर कुकर के इनसाइड में प्रेशर जनरेट हुआ है, जो उसके आइसोलेशन के लिए जो उसमें वाल्व होता है, जिस प्रेशर तक वो सपोर्ट करता है, उससे अगर लेस प्रेशर है तो प्रेशर कुकर से आउटसाइड में वाटर वेपर नहीं जाता है। तो दैट टेम्परेचर तक जब इंटरनल प्रेशर वाल्व के जो मैक्सिमम सपोर्ट वाला प्रेशर है उससे लेस है, आप चेक करिए, आपने हीट बर्नर से लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड किया विदाउट मास, मैटर का कहीं एक्सचेंज नहीं हुआ। जब मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ तो क्लोज सिस्टम बना। बट अभी मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि वो एक्जैक्टली क्लोज नहीं बनेगा। अगर आप कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते जाएंगे तो एनर्जी विदाउट मास ट्रांसफर हो रहा है। जब इंटरनल प्रेशर उस वाल्व सपोर्ट करने के जो मैक्सिमम प्रेशर उससे ज्यादा होगा तो वाटर से जो स्टीम फॉर्म बनेगा वेपर का, वो सराउंडिंग को प्रोवाइड हो जाएगा। बट अगर आपने 5 लीटर वाटर लिया हुआ है और उस स्टीम जनरेट होने से वेपर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी स्मॉल अमाउंट में गए, और वेरी स्मॉल अमाउंट में गए, तो वो रेट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मैटर के जो ट्रांसफर का रेट है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब वो एज एन अप्रोक्सीमेशन क्लोज सिस्टम बन जाएगा। तभी मैंने कहा कि मोस्टली जो आपके सिस्टम है रियल सिस्टम्स वो ओपन क्लास को करता है, अगर आप ये रेट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप थर्मस बोतल में आप कोई वाटर लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो आपका अब समर सीजन है, समर सीजन में आप कोल्ड वाटर को फिल करते हैं, विंटर सीजन में आप हॉट वाटर प्लेस वहां पर फिल करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कोई फ्रिज में जो आपका कोई नॉर्मल बोतल है उससे वाटर लिया, आपको उसका टेम्परेचर का ग्राफ आइडिया होगा, आपने उस थर्मस बोतल में फिल कर दिया और उसको कंप्लीटली क्लोज कर दिया। अब चेक करिए वो पर्टिकुलर टेम्परेचर वो डिपेंड करेगा कि थर्मस बोतल की क्वालिटी पे 2 आवर्स 3 आवर्स तक मेंटेन रहेगा। बट अगर आप 4-5 आवर्स या 10 आवर्स बाद चेक करने लगे तो उसका टेम्परेचर रेज करेगा समर सीजन में। रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारा रूम है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर हायर है। और आगे एक कंसेप्ट पर आपको हिंट करेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होता है।
कब तक हीट ट्रांसफर होगा? जब तक बोथ सिस्टम्स का या सिस्टम ऑफ सराउंडिंग का थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। तो आप चेक करिए, जिस जहां पे आप बैठे हैं वहां पे आपने एक कोई ग्लास लिया, ग्लास में वाटर फिल कर दिया, और जब वाटर फिल किया तो उसका टेम्परेचर अगर वाटर का कम है और रूम का टेम्परेचर समर सीजन में हायर है, तो थोड़ी देर बाद आपका जो वाटर का टेम्परेचर है वो आपको रेज फील होता है। जैसे जब आपको पानी को ड्रिंक करेंगे, पिएंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो पहले टेम्परेचर था वो अब की बार टेम्परेचर बढ़ गया। तो वो ओपन क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। बट जो थर्मस बोतल है, अगर वहां पर रेट ऑफ वहां पे कंपेयर करें तो मास तो ट्रांसफर नहीं हुआ, बट एनर्जी का सम अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। अगर उस रेट को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं थर्मस बोतल को, अगर उस रेट एनर्जी के ट्रांसफर के रेट को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप चेक करिए, मैंने अभी बताया कि एनर्जी विदाउट मास ट्रांसफर होगा, तभी तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस आपको फील होगा, चाहे 10 आवर्स बाद हो, चाहे 20 आवर्स बाद हो, चाहे 4 आवर्स बाद हो। अगर उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे अगर आपने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई हॉट वाटर फिल किया, ठीक है, अब जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिल किया था वो 5 आवर्स 10 आवर्स बाद 70 नहीं मेंटेन रहेगा, वो डिक्रीज होने लगेगा। और डिक्रीज होने का रीजन क्या है कि वो एनर्जी एक साइड से अनदर साइड को हाई टेम्परेचर पार्ट से लो टेम्परेचर पार्ट को प्रोवाइड हो रहा है। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए, सेम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो एनर्जी का रेट वहां पे, एनर्जी एक्सचेंज का रेट नॉन जीरो है, तभी तो वो टेम्परेचर डिफरेंस आपको ऑब्जर्व हो रहा है। अगर उस रेट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे थर्मस बोतल के लिए तो क्लोज क्लास में जाएगा। बट अगर वो नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो भी थर्ड क्लास आपको बताएंगे आइसोलेटेड, तो वो आइसोलेटेड में चला जाएगा। किचन में अगर आपने कोई जो रेफ्रिजरेटर अगर यूज कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर में एक बार आपने कोई वहां पे फ्रूट्स या जो भी पार्ट आपने एक बार रख दिया और उसका रेफ्रिजरेटर का जो डोर है वो क्लोज कर दिया, अब आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, बट मास का उसके बाद आपने ट्रांसफर नहीं करा। जब तक आप वहां से कोई फ्रूट या जो भी पार्ट आपको यूज नहीं करना होगा, आप वहां से उसको रिमूव नहीं करेंगे। होल्ड करने के लिए आप उसको ऐसा मेंटेन करेंगे, और मेंटेन करेंगे तो दैट पार्ट तक वो क्लोज सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा। कोई बैटरी है, बैटरी को आपको चार्ज करना है, बैटरी आप चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोवाइड करता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बट मास ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो दैट पार्ट को आप क्लोज सिस्टम में कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने आपको हिंट किया कि मोस्टली जो सिस्टम्स होंगे ओपन क्लास में जाएंगे, बट अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज का रेट नेग्लेक्ट करते जाएंगे, जो जरूरी नहीं कि वहां पर रेट जीरो हो, एज एन अप्रोक्सीमेशन आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्लोज क्लास में या आगे एक नेक्स्ट आप नोट करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, दैट पार्ट में दैट क्लास में इंक्लूड हो जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नोट करें द सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी as well as matter, both type of exchange stop हो गया, is called isolated system। वेट करेंगे जरा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपको डेफिनेशन बता दिया, एज एन अप्रोक्सीमेशन में आपको थर्मस बोतल का एग्जांपल मैंने आइसोलेटेड सिस्टम में बता हिंट किया। अगर वो रेट को नेग्लेक्ट कर देंगे, एनर्जी एक्सचेंज का जो रेट अगर वो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आइसोलेटेड सिस्टम में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि कब आप रेट नेग्लेक्ट करेंगे कब नहीं। अगर आपको सपोज ये कोई एक्सपेरिमेंट करना था थर्मस बोतल के कॉरस्पॉन्डिंग या आपको ऑब्जर्वेशन करना था 1 आवर के लिए, तो 1 आवर में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होगा, वो रेट नेग्लेक्ट हो जाएगा, और नेग्लेक्ट होगा तो आइसोलेटेड सिस्टम। बट आप अगर उसी ऑब्जर्वेशन को 15 आवर्स तक कर रहे हैं, तब तो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट आपको वहां पे ऑब्जर्व होगा। टेम्परेचर डिफरेंस आपको 70 से अभी आपको हिंट किया 30 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। तो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक सिंगल एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आप यूनिवर्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर होल पोर्शन को जहां पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था, मास एक्सचेंज हो रहा था, तो सभी को आप सिस्टम में ही इंक्लूड कर लें, तो यूनिवर्स इज ओनली एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। जो होगा इसके इनसाइड में होगा, इसका कोई सराउंडिंग प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसलिए सराउंडिंग से कोई पार्ट एक्सचेंज नहीं होगा। तो यूनिवर्स इज ओनली एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। बाकी एज एन अप्रोक्सीमेशन वो आइसोलेटेड बन सकता है। तो मैंने सम एग्जांपल्स आपको हिंट किए आइसोलेटेड, ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, चेंज इन वॉल्यूम अगर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में आता है क्या? फिर से बताइए। मतलब सर हमारा एक सिस्टम है टोटली आइसोलेटेड है, अगर मैं सर उसका वॉल्यूम बढ़ा दूं, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं करूं, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा के उसका टेम्परेचर डाउन कर दूं, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंडर में आएगा कि ये एग्जांपल? प्रोसेस की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ाना है आपको, गैस का वॉल्यूम बढ़ाना है। गैस का अमाउंट आपने लिया 2 मोल्स। यस सर, अमाउंट सर सेम रखना है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये सिलेंडर आपने कंसीडर किया जिसमें आपने गैस को फिल करना है, इसके पार्टीशन किए हुए हैं, यहाँ पे आपने गैस को फिल कर दिया, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है वो
कंप्लीटली आइसोलेटेड है, ना तो कहीं से आउटसाइड से अब इसमें एनर्जी आ रहा है ना ही मैटर आ रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है कि इस पार्टीशन को हटा दें, इस गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, ये गैस इस होल वॉल्यूम में फिल होगा। क्लियर हुआ? यस सर, ये एग्जांपल क्लियर हो रहा है? यस तो सर, आप यहाँ पे देखिए, ना तो आपने एनर्जी कहीं से सप्लाई किया, ना ही आपने मैटर सप्लाई किया, अभी भी 2 मोल्स हैं, ओनली Yes. वॉल्यूम चेंज किया। यस सर, तो यहाँ पे एनर्जी ना ट्रांसफर हुआ है और ना ही मैटर ट्रांसफर हुआ, तो किस क्लास में चला गया ये? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड है। तो वॉल्यूम चेंज आप कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा हो सकता है कि आपने सिस्टम से किसी तरह से उसको हीट प्रोवाइड किया, वो एक्सपेंड कर गया सिस्टम, तो वो इस मास में आपने ट्रांसफर नहीं किया पर एनर्जी सप्लाई करे तो वो क्लोज क्लास में चला जाएगा। नहीं सर, एग्जांपल जो आपने दिया है यही वाला रखना है, बट सर इसको मतलब इसका टेम्परेचर तो डाउन हो सकता है ना ऐसा करने से, या नहीं हो सकता? मैंने क्या किया यहाँ पे आपसे कि आइसोलेटेड है, यस सर, कहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा बताइए? नहीं होगा ना सर? यस, अब अगर आप इसका टेम्परेचर चेंज करना चाहेंगे तो आपको इस सिस्टम से आउटसाइड में या इनसाइड में हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यस, हीट ट्रांसफर करोगे तो ये किस क्लास में चला गया? एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है नहीं, यस सर, तब ये क्लोज क्लास में जाएगा। तो वॉल्यूम जो आप चेंज कर रहे हैं वो एनर्जी और मैटर के पार्ट का एक्सचेंज हो भी सकता है और नहीं भी, वो तो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा ना, प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने किसी प्रोसेस की बात ही नहीं की ना, मैंने तो जस्ट ये बताया कि जितने तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं सिस्टम में, उनमें एक एनर्जी और मैटर बीच के एक्सचेंज को हमें चेक करना है। यस सर। तो 3 क्लास आपको मैंने सिस्टम के रिगार्डिंग बताया, वो डिपेंड करता है कि सिस्टम और सराउंडिंग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या पार्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर एनर्जी और मैटर जो वर्ड मैंने पहले इंटरप्रेट किए हैं उनमें कोई पार्ट एक्सचेंज नहीं हो रहा तो आइसोलेटेड जाएगा, जो कोई भी रियल एग्जांपल इस क्लास में नहीं आएगा। एज एन अप्रोक्सीमेशन इंक्लूड हो सकता है। तो यूनिवर्स को आपको यहाँ पे एक सिंगल एग्जांपल मैंने बताया कि जो भी एक्सचेंज होना है एनर्जी और मैटर का, वो सराउंडिंग के इनसाइड, इसमें सिस्टम के इनसाइड में हो जाए, होल पार्ट आप सिस्टम में कंसीडर कर लें तो सराउंडिंग वहाँ पे एब्सेंट रहेगा, तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे फुलफिल होगा। तो यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल निकलता है। अगर आप रेट को नेगलेक्ट करेंगे तो आइसोलेटेड में भी जा सकता है, क्लोज में भी जा सकता है। मोस्टली सिस्टम ओपन सिस्टम को बिलोंग करेंगे, जो रियल सिस्टम आप कंसीडर करते हैं। तो 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं। देखो, आप जब मैंने आपको हिंट किया कि रियल सिस्टम्स जिनको आपको प्रैक्टिकल यूज में लेना है, ठीक है, डेली यूज में लेना है, या आप कोई न्यू सिस्टम को क्लासीफाई कर रहे हैं, वो जब ओपन क्लास को बिलोंग करेगा तो आप स्टडी तो ओपन क्लास पार्ट के लिए करेंगे। बट जो आपका जो सिलेबस है, मोस्टली सिलेबस वो क्लोज्ड और आइसोलेटेड पे बेस्ड है। अब जो 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेबस पढ़े होंगे, मोस्टली सिलेबस, नॉट होल सिलेबस, ठीक है, मोस्टली सिलेबस क्लोज और आइसोलेटेड पे। रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैटर और एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे एक साथ आपको स्टडी करना डिफिकल्ट है। तो पहले आप इजी पार्ट पे जाते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको इजीएस्ट पोटेंशियल फॉर्म के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना बताया, और दैट टाइम पे बार-बार आपको हिंट किया कि ये पर्टिकुलर फॉर्म ऐसा किसी रियल सिस्टम के लिए नहीं बनेगा। तो जितने भी आप थ्योरम्स पढ़ते हैं वो या तो क्लोज सिस्टम को बिलोंग करेंगे या आइसोलेटेड को। क्यों? क्योंकि आपको पहले रेफरेंस के लिए रिजल्ट चाहिए, और वो रेफरेंस रिजल्ट आप दीज आइडियलाइज्ड टाइप ऑफ सिस्टम्स पे आप अगर आप कंपेयर पहले फाइंड कर लेंगे तो तब आप ओपन क्लास पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। जितने भी आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ये डिफाइन करते हैं, या आपने कोई और वहाँ पे थ्योरम डिफाइन किया होगा, ठीक है, वो सब क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर करके आप डिफाइन करते हैं। फिर ओपन क्लास के लिए आप उसको मॉडिफाई करते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे ये पार्ट, सिलेबस ओपन सिस्टम की क्लास, यहाँ पे मोस्टली जो आपका सिलेबस है वो क्लोज्ड और आइसोलेटेड पे जाएगा। और दीज 2 सिस्टम्स को यहाँ पे चेक करें जहाँ मास एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो इस पार्ट में हो रहा है और ना ही इस पार्ट में हो रहा है। तो दीज 2 सिस्टम्स को बॉडी यूज कर सकता है, कहीं पे बॉडी यूज होगा, बॉडी के लिए मास फिक्स रहता है, तो ये क्लोज्ड और आइसोलेटेड पार्ट के लिए आप बॉडी यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो सिलेबस है वो क्लोज और आइसोलेटेड के लिए है। दीज 2 सिस्टम्स को आप समटाइम बॉडी यूज होगा। सर बॉडी क्यों सर, क्यों बोलेंगे? जब मैं बोलता हूँ तब भी कंसंट्रेट हुआ करिए। बैकलाइट। अच्छा, मैंने जो अभी बताया बॉडी क्यों बोल रहे हैं, बाकी को पता चला है नहीं? यस सर, अच्छा, यस सर। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी बॉडी यूज करते हैं। यस सर, अभी क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वेश्चन राइज किया कि हम बॉडी क्यों यूज कर रहे हैं। अगर मेरे बताने के बाद भी डाउट हो रहा है तो फिर कैसे डाउट रिमूव होगा? मैंने हिंट किया कि दोनों पार्ट में, और ये अंडरलाइन भी करके बताया कि ये मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मींस मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा, और बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट लेते हैं, इसलिए यहाँ पे दीज 2 क्लास को बॉडी यूज करेंगे। अब क्लियर रहेगा? ओपन सिस्टम को बॉडी नहीं कहेंगे, आइसोलेटेड और क्लोज को बॉडी कहेंगे, क्योंकि दोनों में मास एक्सचेंज नहीं होता, इट मींस उसका मास कांस्टेंट रहेगा। और भी कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करनी है। एनर्जी, देखो पहले मैंने एक एनर्जी बताया कि यहाँ पे जो वर्ड दीज सिस्टम्स को क्लासिफाई करने के लिए जो एनर्जी वर्ड है वो एनर्जी विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास है। बट एनर्जी जो वर्ड है वो जनरल वर्ड है, इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्लूड हो सकता है। एनर्जी मींस द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू समथिंग। कोई इफेक्ट आपको वहाँ पे क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए।
एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग इज कॉल्ड एनर्जी। एक वर्ड आएगा आगे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, जो थर्मोडायनामिक्स में और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मोर पॉपुलर वर्ड है। चाहे आपको इसका डेफिनेशन क्लियर ना हो, बट आप सभी ये नोटेशन यू या ई बुक्स के अकॉर्डिंग आप ये 2 नोटेशंस पढ़े होंगे, इन पे आपने एक्सप्रेशंस भी मेमोराइज किए होंगे। इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ all types of energies of constituents of the system is called internal energy of the system। वर्ड इंटरनल इसलिए आया क्योंकि उसका सिस्टम के इंटरनल पार्ट का कंडीशन है, सराउंडिंग से इसका कोई कंडीशन नहीं है। चेंज हो सकता है सराउंडिंग के इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनल एनर्जी, बट जब आप इंटरनल एनर्जी मेजर कर रहे हैं दैट टाइम पे उसके इंटीरियर पार्ट की कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग, जो यहाँ पे इंटरनल मींस कंस्ट्रेंट पार्ट से रिलेटेड है। तो सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स, जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, जैसे गैस में 1 मोल ले रहे हैं, 2 मोल ले रहे हैं, तो 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितना अमाउंट आपने लिया उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सारे मॉलिक्यूल्स की ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का सम उसका इंटरनल एनर्जी बनेगा। अब जो इंटरनल एनर्जी है कंस्ट्रेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, आप उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कंडीशन को एक्सचेंज यहाँ पे डिफरेंट पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी को यूं नोट करेंगे, इसमें 2 पार्ट का कंडीशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर कंस्ट्रेंट्स की ऑल टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड कर देंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, these 2 पार्ट का सम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कंस्ट्रेंट्स, ऑल कंस्ट्रेंट्स की ऑल टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंटरनल एनर्जी की कंडीशन में, और ऑल टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी पार्ट बन जाएगा। बोथ को सम किया तो टोटल। और ऑल टाइप ऑफ एनर्जी वर्ड मैंने यूज किया है, सपोज एक मोनोएटॉमिक आप यहाँ पे गैस कंसिस्टिंग ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहा है, और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपने कंसीडर किए और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन नहीं है, इट मींस मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कंडीशन बनेगा ड्यू टू ट्रांसलेशन। बट अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और मॉलिक्यूल का फिर से मॉलिक्यूल से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग ये एसएच मैंने यहाँ पे डायटोमिक सिंगल मॉलिक्यूल शो कर दिया, तो ये एसएच मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर सकता है। इट मींस ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन करेगा, तो ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक पार्ट आपको नोट कर दिया। अब ये एसएच मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर एक्सिस के बाद रोटेट भी कर सकता है, इस एक्सिस के बाद रोटेट कर सकता है, इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के बाद रोटेट कर सकता है। लाइन ऑफ जॉइनिंग के परपेंडिकुलर 2 एक्सिस हैं, इसमें किसी के बाद भी ये मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। और आपको रिजिड रोटेटर मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे रोटेटर की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी आपको बताया, L² से नॉट कराया था। अगर पहले डाउट रहा हो, ये सब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो एनर्जी बनेगा वो काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो मैंने आपको हिंट किया कि इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की अभी हम बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन की एनर्जी को ऐड किया, रोटेशन मोशन की एनर्जी को ऐड किया, तो वो सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बन गया। अगर ऑल मॉलिक्यूल की, जो गैस में आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर किए हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बन गया, अगर आप इसके अलावा कोई मोशन कंसीडर नहीं कर रहे। अगर ये मॉलिक्यूल रिजिड है तब तो ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडीशन आप इंक्लूड कर लेंगे। अब अगर ये मॉलिक्यूल नॉन रिजिड होगा तो इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के अबाउट वाइब्रेशंस भी होंगे। तो वाइब्रेशन में एक पर्टिकुलर वन डायमेंशनल वाइब्रेशन को आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी से कंपेयर करेंगे, जो आगे कंसेप्ट डिस्कस भी होगा। और हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ लिया, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम एक मॉलिक्यूल के लिए चेक करें तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेपरेट होगी। अब ऐसे ही ऑल मॉलिक्यूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी को सेपरेट करते चले जाएंगे, तो यहाँ पे पार्ट आ जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो गया, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में वाइब्रेशन पार्ट भी इंक्लूड होगा। तो जितने तरह का आप वहाँ पे मोशन कंसीडर करेंगे, उन मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी वाले सारे पार्ट एक साथ नोट किए, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्लूड हो गए और पोटेंशियल एनर्जी पार्ट यहाँ पे। तो ये आपको इंटरनल एनर्जी पार्ट, जो एनर्जी इस पार्ट से डिफरेंट है, इस एनर्जी में एक्सटर्नल पार्ट भी हो सकता था, बट इसमें सिस्टम के लिए जब एनर्जी वर्ड यूज करें तो सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स की एनर्जी का सम यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। एक वर्ड आएगा वर्क, यहाँ पे भी मैं बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ, आगे भी इंटरनल एनर्जी पार्ट फिर से डिस्कस होंगे। The part of energy that exchange without temperature difference, yeah, other than temperature difference, but without exchange of mass.
तो ये पार्ट में आप यहाँ कंडीशन है कि मास का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, और इसमें भी विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस जो एनर्जी का पार्ट एक्सचेंज होगा उसको वर्क कंसीडर करें। हीट, देखो ये सारे पार्ट एनर्जी के ही हैं, वर्क भी, इंटर एनर्जी भी और हीट, ये सब इनका यूनिट चेक करिए जो आप पहले पढ़े होंगे, चाहे डिफरेंस ना बताओ, सभी को आपने कैलोरी में या जूल में या इक्विवेलेंट कन्वर्जन आपने किया होगा, इंटर एनर्जी भी, वर्क भी और हीट भी, बट एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। किस पार्ट को हम हीट में कंसीडर करेंगे, किस पार्ट को हम वर्क डन में कंसीडर करेंगे। द पार्ट ऑफ एनर्जी दैट एक्सचेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बट विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास। ये हीट एक्सचेंज तो आप डेली लाइफ में मोर टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, बट चाहे डेफिनेशन आपको ना बताओ। तो वर्क और एनर्जी बोथ में मास का ट्रांसफर नहीं होता, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक्सचेंज होगा, और ये वर्क एक मैकेनिकल वर्क आप पढ़े होंगे तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से आप जो एनर्जी का पोर्शन विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास ट्रांसफर करेंगे वो वर्क में जाएगा। तो ये 3 वर्ड जो मोर पॉपुलर वर्ड आप थर्मोडायनामिक्स में पहले इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। हो सकता है सम कैंडिडेट को ये डिफरेंस पता हो, सम कैंडिडेट्स को डिफरेंस ना पता हो, बट ये मोर पॉपुलर वर्ड है एनर्जी के फॉर्म के लिए। हीट को आप क्यू से, हीट एक्सचेंज को डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको हिंट कर दिया, अभी इस वर्क में और आपको यहाँ हिंट करना है। एक वर्क का पार्ट आपने यहाँ पे भी हिंट किया है, इंक्लूड किया है, बट जो थर्मोडायनामिक्स में आप वर्ड यूज करेंगे वर्क, दैट मींस एक्सटर्नल वर्क। वर्क को आप फिर से 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल वर्क के लिए द वर्क डन, यहाँ पे वर्ड है एक्सटर्नल, इट मींस जो वर्क का सोर्स है वो सिस्टम के कहीं आउटसाइड में होगा। इंटरनल ये सिस्टम के इनसाइड पार्ट के लिए है। वर्क डन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। इंटरनल वर्क के लिए जो सोर्स होगा वो सिस्टम के इंटीरियर में रहेगा। द वर्क डन ड्यू टू इंटरेक्शन among different part of the system, or due to interaction among constituents of the system। अब आप चेक करिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी तो वर्क डन होता है, और जब सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स में इंटरेक्शन होगा तो उनके रिलेटिव पोजीशन को चेंज करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में जाता है। तो थर्मोडायनामिक्स में आगे का भी वर्क डन वर्ड आप यूज करेंगे, दैट मींस एक्सटर्नल वर्क डन। ये कहीं नोट कर लेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी में इंक्लूड हो जाता है। इन थर्मोडायनामिक्स या तो ये सेपरेट वर्ड लिखे ही होंगे वहां पे, अगर नहीं लिखे हैं तो ये आइडिया होना चाहिए कि ये वर्क डन मींस इन थर्मोडायनामिक्स वर्क डन मींस एक्सटर्नल वर्क डन। और जो इंटरनल वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्लूड होता है। ये कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी में आता है। वर्क डन के लिए आप कोई भी ब्रांच हो फिजिक्स का, आप एक डेफिनेशन यूज करते हैं, वर्क डन फॉर इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर। चाहे वो क्लासिकल मैकेनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो, ओनली ये फोर्स का नेचर चेंज होता चला जाएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को आप वर्क डन लेते हैं फॉर इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। अगर मोर डिस्प्लेसमेंट है तो आप उसको इंटीग्रेट करते हैं इनिशियल टू फाइनल। इंटरनल वर्क डन के लिए सोर्स इंटीरियर में चला जाएगा, जो माइनस एफ डॉट डी आर पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेफिनेशन आप यूज करते हैं। ये पॉइंट क्लियर रहेंगे, आगे डाउट नहीं होगा? बोलिए। Yes, sir. अगर कोई वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये फोर्स वहाँ पे टेंशन से आप रिलेट कर लेते हैं। टेंशन को अगर आप टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सटेंशन वहाँ पे चेंज इन लेंथ आप ले रहे हैं, तो ये टर्म को आप इंटीग्रेट करके वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे इंटरेक्शन क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फोर्स का पार्ट चेंज होता जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट पार्ट को अगर आप और रिलेट करेंगे पैरामीटर से, तो आप एक थर्मोडायनामिक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटीग्रल पीडीवी, या इनफाइनेटेसिमल चेंज इन वॉल्यूम के लिए आप ये डेफिनेशन पढ़े होंगे पीडीवी, मोस्टली आपने यूज किया होगा। बट ये तब है जब आप कोई हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम ले रहे हैं 3 डायमेंशन में,
अगर 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन पार्ट होगा तब ये जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे वॉल्यूम पार्ट इंक्लूड करे, हो सकता है वो एरिया पार्ट में बन जाए, हो सकता है वो लेंथ में आपको चेंज हो जाए। अगर आप किसी पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल कंटेनर में आपने कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर किया, सपोज आपने कोई गैस को फिल किया हुआ है, इसका सरफेस एरिया ए ले रहे हैं, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया ए ले रहे हैं, और जब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये जो एरिया है तो ए में कन्वर्ट हो गया, और ये साइड को हम जो जेड डायरेक्शन के लिए है उसको हम वेरिएबल ले रहे हैं। अगर ये पार्ट को इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके आप इस पोजीशन पे ले जाएं तो वॉल्यूम में इनफाइनेटेसिमल चेंज होगा। ये पहले इनिशियल लाइन है और इसको चेंज करके अब यहाँ तक आपने चेंज कर दिया, तो इनफाइनेटेसिमल चेंज इन वॉल्यूम जो डीवी लिखेंगे वो ए, अगर इस साइड को आप जेड ले रहे हैं तो ये डी जेड, ये चेंज इन वॉल्यूम बन गया। अब 3 डायमेंशनल पार्ट के लिए किसी हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम जिसका आप इजीली चेंज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व कर पाए, तो वर्क डन जो आप फाइंड करेंगे, वर्क डन फॉर इनफाइनेटेसिमल चेंज इन वॉल्यूम डीवी, ये डीडब्ल्यू आप नोट करेंगे और बेसिक डेफिनेशन आप यूज करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को आप रिलेट करेंगे, प्रेशर आप लोग पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया टेंसर क्वांटिटी होती है, तो प्रेशर एरिया और ये टर्म डिस्प्लेसमेंट आपने किया जेड डायरेक्शन, तो ये टर्म को अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये टर्म चेंज इन वॉल्यूम बनता है। तो ये पी डीवी जो आप टर्म लेते हैं, पी अगर प्रेशर ले रहे हैं तो ये हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए अगर चेंज इन वॉल्यूम डीवी लें तब ये 3 डायमेंशन के लिए है पीडीवी, ऑलवेज नहीं है। समटाइम ये आप चेंज इन लेंथ में नोट करेंगे, समटाइम ये चेंज इन एरिया में नोट करेंगे, बट ये मोर पॉपुलर डेफिनेशन आपने बर्डन के लिए थर्मोडायनेमिक्स में आपको 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल यूज किया है, पीजी लेवल पे भी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में कहीं ये टर्म यूज हो रहा होगा, तो ये आपकी हैबिट में है कि वर्क डन हमेशा पीडीवी बनेगा। वर्क डन ऑल टाइम एफ डॉट डी आर बनेगा इनफाइनेटेसिमल चेंज के लिए, लार्ज चेंज के लिए इंटीग्रल एफ डॉट डी आर बनेगा, बट थर्मोडायनेमिक्स में जब आप चेंज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहे होंगे तब ये पीडीवी बन जाएगा। अगर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, वर्क डन फॉर मूविंग ए सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट I to F to final state F. Sir, last slide. देखो ये आज का जो लेक्चर है हो सकता है आने वाला 1 और 2 लेक्चर्स, ये जस्ट इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि अगर मैं ये पॉइंट आपको नोट नहीं कराऊंगा, कोई यहाँ पे पॉइंट शायद रेयर केस में ही 5% और 10% पॉइंट्स न्यू होंगे, वो कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं पहले। नोट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यही पार्ट के प्रॉब्लम में अप्लाई हो रहे होंगे, किसी आर्टिकल में अप्लाई हो रहेंगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं नोट करा रहा हूँ। ठीक है, ये आप जरूर रिवाइज कर लेंगे। ये सब डेफिनेशन आप लोगों ने, हो सकता है रेयर केस में कोई कैंडिडेट इसको मना करे, नहीं तो सभी ने पढ़े हैं डेफिनेशन, पढ़े हैं नहीं, बोलिए। Yes, sir. ये डिफरेंसेस जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये जो डिफरेंसेस बताए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी वर्क और हीट के लिए, हो सकता है ये सभी को ना बताऊं, ये वर्क और इंटरनल एक्सटर्नल वर्क हो सकता है सबको ना बताऊं, बट जो अब ये डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ प्रिंट किया है, ये डेफिनेशन भी आपने सभी ने पढ़ा है, ये डेफिनेशन भी सभी ने पढ़ा है। अगर आपको कोई पीवी डायग्राम दिया है, पीवी डायग्राम, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, कोई भी डायग्राम लाइक दिया, इंडिपेंडेंट एक्सिस पे वॉल्यूम है और डिपेंडेंट एक्सिस पे प्रेशर है, और ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट। अब रिकॉल करिए जब आप लोग फर्स्ट टाइम इंटीग्रल पढ़े होंगे, एफ डी एक्स, डिपेंडेंट एक्सिस पे आप एफ ऑफ एक्स लेते हैं, इंडिपेंडेंट पे एक्स लेते हैं, आपको कोई भी कर्व दिया हो, कोई रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये प्लॉट दिया हो, और जो फर्स्ट टाइम इंटीग्रल का डेफिनेशन पढ़े होंगे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस किया होगा। ये फर्स्ट स्टेट से सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे ये x1 और ये x2, ये इंटीग्रल पढ़े होंगे और इसका आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा होगा, दिस टर्म रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व। 12th लेवल पे इंटीग्रेशन स्टार्ट किया होगा तब से आप इंटीग्रल अप्लाई करते जा रहे हैं, ये डेफिनेशन सभी को पता होगा। एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंडर का एरिया जो मैंने यहाँ पे ये लाइन रिप्रेजेंट की, ये एरिया आपको यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व, और यहाँ पे भी सिमिलर मीनिंग है। आप चेक करिए डेफिनेशन को, एनालॉजी करिए। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट एक्सिस पे है और डिपेंडेंट एक्सिस पे प्रेशर है, तो ये डेफिनेशन को आप फिर से एरिया अंडर द कर्व यूज कर सकते हैं। बट ये जो एरिया यहाँ पे आपने यूज किया, एरिया वर्ड हो सकता है सम कैंडिडेट इसके यूनिट पे चले जाएं कि ये मीटर स्क्वायर बनेगा, तो ये इक्विवेलेंट एरिया है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप डिस्टेंस वाला एरिया चेक कर रहे हैं। क्लियर रहेगा सभी को? नहीं, Yes, sir. एक ही केस में ये मैच कर सकता है अगर आप एक्स पे एक्स ले रहे हो और
x को आप डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि x मैंने यहाँ डिस्टेंस थोड़ी बताया है, ये x को कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जब x डिस्टेंस है और fx x का आप इंटीग्रल करें तब ये x स्क्वायर यूनिट में चला जाएगा, तब ये मीटर स्क्वायर बनेगा। बट अगर x स्क्वायर पहले से है तब क्या fx dx एरिया की यूनिट में आएगा, अगर x पोजीशन भी हो? बोलिए। तो ये लाइक दिस डाउट नहीं आने चाहिए। जस्ट एरिया वर्ड इसलिए यूज किया है कि एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो चाहे शेप जो भी बने, अगर आप इसको इक्विवेलेंट रेक्टेंगल बना दें, जो जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल ही बने, अगर रेक्टेंगल मान लें तो एरिया को आप दीज टू साइड के मल्टीप्लिकेशन से फाइंड कर लेते थे, तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लिकेशन है एक तरह से, तो इसलिए वर्ड हम एरिया यूज कर रहे हैं। बट जरूरी नहीं कि इसमें एरिया मीटर स्क्वायर यूनिट में ही हो, वो डिपेंड करेगा कि हम वेरिएबल क्या ले रहे हैं और ये फंक्शन का इस एक्स पे डिपेंडेंसी क्या है। तो एरिया वर्ड से डाउट नहीं होना चाहिए, जस्ट हमने ये एरिया यहाँ पे नोट किया, जरूर नहीं कि इसका यूनिट मीटर स्क्वायर बने। तो सेम मीनिंग यहाँ पे, तो एनालॉजी किया, तो ये आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इस मैथमेटिकल इंटीग्रल का एरिया अंडर द कर्व लेंगे, बट यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि पीवी डायग्राम ही होना चाहिए, किसी और डायग्राम पे जरूर नहीं कि आप एरिया फाइंड कर पाएं वर्ड। एरिया अंडर द कर्व जो एनालॉजी किया है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो जब ये पी और वी टू वेरिएबल्स स्पेसिफाई कर रहे हैं तो सिर्फ इस डायग्राम में पीवी डायग्राम ही बनेगा, एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम। अगर कोई और डायग्राम होगा तो वो एरिया से आप फाइंड कर भी पाएंगे या नहीं। ये डेफिनेशन इसलिए आपको रिलेट किया है कि अगर आपको जितनी भी नोन शेप है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, इलिप्स, दीज के एरिया का एक्सप्रेशन आपको पता होता है, वो एक्सप्रेशन यूज करके आप इस इंटीग्रल से लेस टाइम में इजीली आप एरिया फाइंड करके प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। The best one. जब मेरे जो कितने लेक्चर्स हो गए, ठीक है, आज मैंने शायद स्टार्ट करते हुए भी कुछ पॉइंट्स आपको सजेस्ट किए, क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ाया स्टार्ट किया, बीच में भी कई बार आपको सजेस्ट किए, कुछ कैंडिडेट के बिहेवियर में कुछ पॉइंट्स पे जरा भी इंप्रूवमेंट नहीं है। देखो मैं इसमें कुछ आपको हिंट नहीं कर रहा, जस्ट एक पार्ट को रिलेट करना है आपको। क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताया था, रिलेट कर पाएंगे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताया था, वहाँ पे डेफिनेशन क्या बताया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का, कि वो आउटर एटमॉस्फेयर से, आउटर एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंट होती है, चेंज नहीं होती कंडीशन चेंज करने से, बताया था? जी सर। Yes, sir. तो रीजन भी बताना चाहिए, क्यों बताया मैंने अब? Yes, sir. पूरा समझ गए सर। समझ गए? मैं बता रहा हूँ, जो हैबिट चेंज नहीं होगा वो आपके इनहेरेंट है, वो आपके हैबिट में आ गया है, वो चेंज होगा ही नहीं, वो इंट्रिंसिक पार्ट बन गया है। वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। टू टाइप ऑफ साइन कन्वेंशन है। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ इसका साइन भी इंपॉर्टेंट है। कब ये पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, दोनों ही पार्ट प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो इसके साइन को करेक्टली यूज करने के लिए टू डिफरेंट साइन कन्वेंशन है। देखो आप कोई बुक पढ़ेंगे फिजिक्स के राइटर का, तो हो सकता है कि आपको इस साइन कन्वेंशन की जरूरत ना पड़े। एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हो सकता है 1 और 2 प्रॉब्लम में कई कंसेप्ट आए, बाकी में आपको साइन कन्वेंशन का आइडिया नहीं भी होगा, तब भी आप प्रॉब्लम को हो सकता है करेक्टली सॉल्व कर पाए। बट ये आपको पता होना चाहिए। टू टाइप ऑफ साइन कन्वेंशन है, एक इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन और एक साइंटिफिक साइन कन्वेंशन। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक साइन कन्वेंशन। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ये बताए कि ये बुक पढ़ दोगे थर्मोडायनामिक्स के लिए, तो इसमें मतलब एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स होता है, हो सकता है कि वो बाई चांस वो किसी ऐसे राइटर का हो जिसका एक तरह से स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री में रहा हो, केमिस्ट्री के किसी टॉपिक से रहा हो, तब आपको डाउट क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए साइन कन्वेंशन का आपको आइडिया होगा। फिजिक्स के जितनी भी बुक्स, फिजिक्स के राइटर्स में जितनी भी बुक्स हैं, ये मान लीजिए वो मोस्टली, नॉट 100%, वो इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन को रेफरेंस करते हैं, इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन। और केमिस्ट्री में मोस्टली बुक्स साइंटिफिक साइन कन्वेंशन है। अभी मैंने यहाँ पे टू डिफरेंट साइन कन्वेंशन के लिए हिंट किया है, ठीक है? ये दोनों ही सेम लिखा है। पहले मैं वर्क डन को हिंट कर दूं। वर्क डन बाय द सिस्टम इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव है, बट इसका जस्ट अपोजिट साइन कन्वेंशन है साइंटिफिक साइन कन्वेंशन, ये वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये मैं साइन को चेंज कर दे रहा हूँ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन सेम साइड है। इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव और साइंटिफिक साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव। तो केमिस्ट्री की मोस्टली बुक, केमिस्ट्री के राइटर की जो मोस्टली बुक हैं, ये आपको
वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव कंसीडर करेगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव। अगर थोड़ा रिकॉल कर पाए, जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा dq इज इक्वल टू du प्लस dw। बट आप अपने आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई जानने वाला हो, उससे पूछ के देखना, वो फर्स्ट लॉ का फॉर्म ये बताएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम का रेफरेंस लेके ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो आगे आप भी इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, बट एक डिफरेंस आपको बहुत साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए कि आगे अगर आपको कोई ऐसा बुक रीड कर रहा हो जो साइंटिफिक साइन कन्वेंशन में हो तो आप इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कहीं आपको आगे डिफिकल्टी फेस। इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव होगा, ये मोर टाइम तक मेमोराइज करने के लिए आप ये फिर से डेफिनेशन को आप रेफरेंस ले सकते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा, तो ये वर्क डन पॉजिटिव बन जाएगा। जब किसी गैस को आप कंप्रेस करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा, और कंप्रेस करने के लिए सराउंडिंग सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई करेगा, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, तो सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है। तब यहाँ पे लिखा वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये स्टेटमेंट लाइक दिस आप रीड करेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, और ये स्टेटमेंट लाइक दिस रीड करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग। तो यहाँ पे सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया। आप थोड़ा थिंक कर सकते हैं, आपने कोई किसी पर्टिकुलर कंटेनर में गैस को फिल किया हुआ है, और ये जो आपको यहाँ पे पार्टीशन हिंट किया, ये अपर पार्ट है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। इस पिस्टन पे अगर आप वेट को इस करंट सिचुएशन से डिक्रीज कर देंगे तो ये गैस का जो पहले प्रेशर था उस प्रेशर की वजह से पिस्टन अपवार्ड मूव करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से यहाँ पे गैस सिस्टम है, और यहाँ पे जो ये पिस्टन था ये सराउंडिंग का पार्ट है, तो आप चेक करिए गैस इसको अपवार्ड मूव कराएगा तो पिस्टन पे वर्क कर रहा है, और पिस्टन पे वर्क किया तो गैस का वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव आ गया। अगर आप इस पिस्टन पे वेट इंक्रीज कर दें तो पहले की सिचुएशन में जो गैस का इनसाइड प्रेशर है वो लेस है, अब ये तब तक इनवर्ड डाउनवर्ड मूव करेगा जब तक वो प्रेशर बैलेंस ना हो जाए। तो जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो इस कंडीशन के रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होगा तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने से वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव बनेगा। तो ये मैंने इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन को रेफरेंस किया, जस्ट साइंटिफिक साइन कन्वेंशन के लिए आप इसका प्रूव कर सकते हैं। एक और पार्ट में आपको रिलेट करता हूँ कि इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव कैसे हुआ, वो तो मैंने बता दिया। पॉजिटिव लेने का रीजन क्या है? आप लोगों का कितने टॉपिक यहाँ पे अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं? ये बताइए कितने टीचर से आप पढ़ चुके हैं? डिफरेंट टीचर से सर ईएमटी पढ़ रहे हैं, कितने डिफरेंट ऑलमोस्ट कर रहे हैं सर, ऑलमोस्ट 4 या 5 टीचर्स, 4 या 5 टीचर्स। उसमें सबसे ज्यादा, हाँ चलो जो भी नंबर रहा हो, मैंने एक आइडिया लेने के लिए हिंट किया कि सभी लगभग स्टार्ट किए कि नहीं। जो मतलब ये बताइए जितने भी टीचर्स ने आपको यहाँ पे पढ़ाया, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा आपको मोटिवेशन किस टीचर से मिला? आपसे सर। पॉजिटिव अप्रोच। मेरा मोटिवेशन इतना होगा कि करेक्ट क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में क्या करना है। आपसे भी और गुलशन सर से। हाँ मैं वही क्वेश्चन सर सही नाम सुनना चाह रहा था, ठीक है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सर मैथमेटिकल सर। हाँ कोई बात नहीं, सबका अलग अलग हो सकता है। थोड़ा जो मैं एक मोटिवेशन का एक क्राइटेरिया बता देता हूँ। जैसे जब आप लोग डिसअपॉइंट होते हैं तो उस टाइम पे जो पॉजिटिव अप्रोच से मोटिवेट करते हैं वो सबसे ज्यादा गुलशन सर करते हैं। यस सर जैसे नहीं आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब जो भी है जिससे आप डिमोरलाइज ना, ठीक है। और मेरा मोटिवेशन इस तरह से सपोर्टेड है या नहीं? मैं आपको ये बताता हूँ आप ये क्या करते हैं, हमारे लेवल पे आके बात करते हैं। नहीं मैं जो मैं बोल रहा हूँ पहले सुन लीजिए। मेरा मोटिवेशन इतना होता है कि आप एग्जाम में कैसे करेक्टली सॉल्व करें वो तरीका क्या आप सीखते हैं, ठीक है। मैंने हर बार आपको कोई टॉपिक पढ़ाते हुए बताया होगा कि आप ये मिस्टेक करेंगे तो ये आपको लॉस होगा, या इस तरह का मिस्टेक आप कर रहे होंगे। मैंने इस बात पर कभी आपको ध्यान ही नहीं दिया कि आपको कितने % आता होगा, ठीक है। मैंने उसमें आपको ये बताया कि अगर आपको इतना आता भी है तो इसमें भी आप गलतियां कर सकते हैं, तो उसको आपको आगे क्या पढ़ना है, इसके अपने में क्या इंप्रूवमेंट लाना है, उसके लिए मेरा मोटिवेशन रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको ये डिफरेंस हिंट करा था, वो मतलब यूनिवर्सल नहीं है। मैं आपको दीज टू अप्रोच का हिंट करना चाह रहा हूँ। जैसे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक से किसी को 90% अगर पता है, ठीक है, 10% जो बहुत कम है, 100% में से 90% बहुत ज्यादा है और 10% बहुत कम है। तो साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट का जो अप्रोच होता है वो नेगेटिव अप्रोच होता है। नेगेटिव अप्रोच क्या है कि वो ये जस्ट चेक करना चाहता है कि जो रिमेनिंग 10 पार्ट है वो कैसे उसको गेन कर पाए। वो 90% में से कंट्राडिक्शंस निकालता है, जबकि एक पॉजिटिव अप्रोच क्या है, इस 90% से ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये हिंट किया कि जो सिलेबस का पार्ट है, अभी जो मैंने किया कि 100% की तरफ ना जाए, उससे लॉस हो सकता है एग्जाम में। सीखने के लिए शुरुआत में आप सीख सकते हैं, जरूरी है, मगर एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं 90% से 100% जो 10% पार्ट है, उससे आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, इतना लॉस होगा और टाइम भी ज्यादा चला जाएगा। तो जो साइंटिस्ट है वो होल लाइफ उस 10% को गेन करने में निकाल देता है, अपने लाइफ का मोर पार्ट। बट जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं और जो इंजीनियरिंग पार्ट पे, इंजीनियरिंग अप्रोच पे वर्क करते हैं, वो उस 90% से ही कोई डिवाइस फॉर्म कर देंगे, कोई बिजनेस जिससे उनको मनी अर्न हो, उस पर आप वो उस अप्रोच को अप्लाई करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे 10 पार्ट को आगे मोर टाइम तक आपको हैबिट में लाने के लिए, कि आप कभी भूल जाएंगे इंजीनियरिंग में प्लस था या साइंटिफिक में प्लस था, उसको डिफरेंस करने के लिए आपको ये मैंने जस्ट बताया कि पॉजिटिविटी पे जो पार्ट होता है वो इंजीनियरिंग अप्रोच है।
निगेटिविटी पे वो है साइंटिफिक अप्रोच। अब आप चेक करिए, इंजीनियरिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बहुत सारे डिवाइस पढ़े होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे, आप वहाँ पे गेन निकालते हैं, गेन कैलकुलेट किए होंगे ट्रांजिस्टर में, करंट गेन निकाले थे, ओप एम्प पढ़े होंगे, वहाँ पे आप वोल्टेज गेन भी पढ़े होंगे, पावर गेन भी पढ़े होंगे। सर ने शायद सिलेबस भी लगभग कंप्लीट कर दिया, तो सारे पार्ट आप पढ़ भी लिए होंगे। जब गेन निकालते हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने आउटपुट बाय इनपुट किया होगा, बोलिए पार्ट रहा हो, चाहे करंट, चाहे वोल्टेज, चाहे पावर। अब आप एक बिजनेस में आप गेन की बात करिए, प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज करते हैं, तो गेन का मतलब आप जो आपका अप्रोच है, मनी आपका गेन, मनी गेन कर रहे हैं, तो मींस आपका जो आपको प्रॉफिट होगा तभी तो गेन कर पाएंगे। तो आउटपुट वैल्यू वहाँ पे हायर बनेगा इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंस क्या आया, पॉजिटिव आया। तो वही पार्ट यहाँ पे भी है इंजीनियरिंग में। तो सर जो आपके गुलशन सर की मैं बात कर रहा हूँ, वो सर हमेशा ये आपको मोटिवेट किए होंगे कि आप 25% भी सीखे तो आप आगे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, 50% भी आप ग्रो कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ग्रो कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी तो है। ठीक है, तो इसको रेफरेंस लेंगे तो आपको ज्यादा टाइम तक हैबिट में रहेगा, मेमोराइज रहेगा कि आपको वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में लेना है, साइंटिफिक साइन कन्वेंशन में ये वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लेना है। बाकी तो मोटिवेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, वो जस्ट मैंने वहां से क्या मोटिवेशन पार्ट को रेफरेंस लिया वो कंफर्म हो जाना चाहिए। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन जो मोस्टली आपको यूज करना है। अब ये पार्ट वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव आप यूज करेंगे, 20 पार्ट। अभी वर्क डन को कंटिन्यू करते हैं। वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट कैसे पाथ डिपेंडेंट है। अभी अगर आप सिस्टम के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट स्पेसिफाई कर दें, डिस्टर्बेंसेस कर रहे हैं, इस इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाने में कितना वर्क डन होगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो डिफरेंट वे में हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस के करस्पॉन्ड। अभी मैं प्रोसेस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा, शो नहीं करा कि क्या प्रोसेस है, जस्ट मैंने डिफरेंट पाथ शो कर दिए। मैंने 3 पाथ यहाँ पे शो कर दिए, कोई और भी आपको शो करना हो तो लाइक दिस आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ पाथ मैंने शो कर दिए। अगर आप बीच में वर्क डन कैलकुलेट करें, फर्स्ट पाथ के लिए वर्क डन डेल्टा W1, और आप यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये शो कर दिया, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा, एरिया अंडर द कर्व आई से 1 इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे जाएंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो आई से इस पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट पे जाने में वर्क डन 0 है, और 1 से जब आप एफ तक जाएंगे तो 1 से एफ तक जाने में वॉल्यूम चेंज हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब आप यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल बन गया, जो शेप मैंने यहाँ पे लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये रेक्टेंगल बनेगा जो रेड लाइन से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस रेक्टेंगल का आपको एरिया इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अमाउंट जस्ट कंपेयर करना है, एग्जैक्टली क्या अमाउंट आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक साइड आपको ये पता चल गया इस रेक्टेंगल का, और एक साइड ये पता। अगर अमाउंट कैलकुलेट करना होता तो प्रेशर की ये अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती और ये वॉल्यूम की न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो आप कैलकुलेट कर लेते। तो फर्स्ट के लिए आपको मैंने ये डायग्राम हिंट कर दिया। अब इसी में अगर आप ये डेल्टा W1 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर द कर्व। अब सेम सिस्टम के लिए अगर आप सेकंड या थर्ड पाथ से वर्क डन कैलकुलेट करें, स्टेट्स इनिशियल और फाइनल जो पहले रिप्रेजेंट किए हैं वो सेम लेते। यहाँ पे मैंने 4 पार्ट शो किए थे और कैलकुलेट किया फर्स्ट के लिए। यहाँ पे अब बाकी को मैं शो नहीं कर रहा हूँ, जिससे कैलकुलेट करना है वही पार्ट शो कर रहा हूँ, जिससे आपको मिक्स के उसमें डाउट्स जो क्रिएट होंगे वो क्रिएट ना हो। अब की बार एरिया अंडर द कर्व थर्ड पाथ को मैंने शो किया है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, ये जो एरिया यहाँ पे है वो आप इस रेक्टेंगल के एरिया से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये अमाउंट था, रेक्टेंगल का एरिया ग्रेटर है या नहीं, सभी को कंपेयर हो रहा है। यस जबकि सिस्टम के लिए जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं वो दोनों डायग्राम में सेम है, बोथ पाथ के लिए सेम है। फिर W3 आपको कंफर्म हो गया कि डेल्टा W1 से लेस है। ऐसे ही आप जो रिमेनिंग पाथ हैं उनके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फोर्थ पाथ आपको शो किया आई से एफ पे जाने के लिए।
तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व जो आप कैलकुलेट करेंगे इस इंटरमीडिएट पॉइंट से इस पॉइंट से एफ तक कोई वर्क डन नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो ओनली आपको ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे आप चेक करें, अगर ये लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पार्ट से एक ट्राइंगल पोर्शन का एरिया यहाँ पे इस पार्ट में एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आपको W4 ये डेल्टा W3 से लेस है, डेल्टा W1 से भी लेस है, डिफरेंट शो हो रहा है एरिया, तो ये वर्क डन भी डिफरेंट आएगा। तो ऐसे ही आप W2 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे W2 के लिए क्योंकि कर्व्ड पोर्शन है, शेप आपको कंपेयर नहीं होगा, बट ये आपको जरूर कंफर्म हो जाएगा कि एरिया हायर पोर्शन आपको यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। तो डेल्टा W1 लार्जेस्ट है, फिर उससे जस्ट लेस डेल्टा W2 है, फिर W3 है और फिर डेल्टा W4 है। 4 डिफरेंट पाथ आपको मैंने यहाँ पे शो किए थे और सभी में एरिया आपको कंपेयर करना बता दिया। जब डिफरेंट एरिया डिफरेंट पाथ के लिए है, जबकि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑल 4 पाथ के लिए सेम है, तो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा या नहीं? यस सर। अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, मैंने सर्किल शो कर दी, बट साइक्लिक प्रोसेस जरूरी नहीं कि ऑल टाइम सर्किल ही बने, क्लोज कर्व होना चाहिए। मैंने 2 प्रोसेस यहाँ पे शो किए हैं। अगर मैं यहाँ पे एरो रिप्रेजेंट करूं तो दोनों प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस हैं। साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि सिस्टम किसी वन स्टेट से स्टार्ट होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट से, और डिफरेंट स्टेट्स को पास होते हुए रिटर्न करेगा इनिशियल स्टेट। तो आप चेक करिए यहाँ पे, अगर ये इनिशियल स्टेट ले लें तो 1 से 2 पे गया सिस्टम, 2 से 3 पे, और 3 से फिर से 1 पे रिटर्न हो रहा है। ऐसे यहाँ पे भी कोई आप पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, 1 से 2 पे गया और 2 से फिर से 1 पे रिटर्न हो रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी आप वर्क डन पीवी डायग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट शो किए हैं, 1 और 2, यहाँ पे 3 शो किए हैं। तो यहाँ पे आप चेक करिए, अगर 1 से 2 पे जा रहे हैं पाथ ए के लिए, ये मैंने ए पाथ शो कर दिया और ये बी पाथ है, तो वर्क डन फॉर ए पाथ जो आप 1 से 2 पे गए, तो एरिया अंडर द कर्व ये पार्ट बनेगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बोलिए। पॉजिटिव है। 1 से 2 पे जा रहे हैं, ए पाथ के लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव आएगा। और जब 2 से 1 पे रिटर्न करेंगे बी पाथ के लिए नेगेटिव, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और एरिया को अगर आप कंपेयर करें, एरिया अंडर द कर्व, तो मैं यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एरिया को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ये अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कंपेयर करें, साइन तो सभी को कंफर्म हो गया कि ये ए पाथ के लिए पॉजिटिव है और बी पाथ के लिए नेगेटिव है। अगर इनके एब्सोल्यूट वैल्यू को भी आप कंपेयर करेंगे, अमाउंट को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो ये इक्वल नहीं आएगा। क्या पोर्शन ग्रेटर है? जो ए पाथ के लिए है। अब अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है क्लोज कर्व के लिए, और क्लोज कर्व के लिए आप ये क्लोज इंटीग्रेशन नोटेशन आप यूज किए हो मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो ये पार्ट को आप चेक करिए, दीज टू का सम आप कर सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी, और साइन इंक्लूड करते हुए जब आप इनको ऐड करेंगे तो एक तरह से डिफरेंस बन जाएगा। जो वैल्यू हायर होगा नेट रिजल्ट उसके लिए बनेगा। अब यहाँ पे चेक करिए, ए पाथ के लिए ग्रेटर वैल्यू था, बी पाथ के लिए नेगेटिव है और लेस वैल्यू है, तो डिफरेंस बनेगा। तो मोर कंडीशन ए पार्ट पे यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और जो डिफरेंस करने के बाद आपको एरिया बनेगा वो ये पार्ट बनेगा जो ग्रीन से मैंने शो किया। तो दिस टर्म एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइड, एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइड, क्लोज पाथ के लिए, क्लोज प्रोसेस के लिए, एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। सेम मीनिंग यहाँ पे भी आप लाइक कोई भी शेप हो, अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है, अच्छा आपसे पहले कहीं पे वी टर्म की वैल्यू फाइंड किए थे आप, ये होंगे जरूर कहीं ना कहीं कैलकुलेट किए थे। यस सर। क्या वैल्यू आता है सर? डिपेंड करता है एफ के ऊपर, अगर कंजर्वेटिव होगा तो 0 होगा, नहीं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ईएमटी में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में कैलकुलेट किया होगा। यस सर। तो 0 पड़ा होगा वहां पे। यस सर, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर 0 पड़ा था। थर्मोडायनेमिक्स में 0 नहीं है। यस सर। ऑल टाइम 0 नहीं है। आपको इस डायग्राम में मैंने इनडायरेक्टली लिंक कर दिया। यस सर। ये भी तो एफ डॉट डी आर ही है अभी भी, पीडीबी जो पार्ट लिखा है, बेसिक डेफिनेशन तो अभी भी सेम रहेगी, बट ये नॉन जीरो है। यहाँ पे रीजन क्या है?
क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप सिस्टम और सराउंडिंग पार्ट लेंगे तो जरूर नहीं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो इंटरेक्शन है वो कंजर्वेटिव फोर्स से हो रहा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया गैस फिल्ड इन कंटेनर, तो जो आप सिलेंडर की वाल पे पिस्टन मूव करेगा तो वहां पे फ्रिक्शन इंक्लूड होगा, और फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। फ्रिक्शन फोर्स आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस जरूरी नहीं कि कंजर्वेटिव हो, इसलिए वर्क डन फॉर क्लोज्ड कर्व जरूरी नहीं कि जीरो बने। जो सबसे पहले आप मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का कांसेप्ट यूज करके एफ डॉट डी आर को जीरो कराए थे, तो जब तक कंफर्म ना हो कि कंजर्वेटिव फोर्स है वो किसी भी ब्रांच में जीरो नहीं बनेगा, सिर्फ ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप जीरो बनता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो फोर्सेस हैं वो जरूरी नहीं कि कंजर्वेटिव, तो इसलिए खुद से ये पार्ट को इंक्लूड करके आगे कभी क्वेश्चन में डाउट क्रिएट ना करें कि सर ये तो जीरो होना चाहिए। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया आज के लेक्चर में, बहुत बेसिक पार्ट बताया है जो सभी को लगभग पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एक आइडिया लेके आएंगे किसी भी बेसिक बुक से। आप लोग स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, ये सब पढ़े होंगे, और इक्विलिब्रियम, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आगे कई बार वर्ड यूज होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इनकी आपको अगर डेफिनेशंस पता होंगी तो जो मैं डेफिनेशंस हिंट करूंगा उनमें कोई डिफिकल्टी या कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। सभी को पता है नहीं? यस सर। यस सर। सर वर्क डन में एक मतलब हमेशा हम लोग पढ़ते रहते थे कि चेंज इन और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये यहाँ पे अप्लाई होता है क्या सर? फिर से बताइए सर। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सर कहाँ पे पढ़ा? सर ये एनर्जी का चेंज नहीं पढ़ा होगा। मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम जरूर आता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं तो वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का चेंज के इक्वल होता है। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कहाँ? सर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू सर। कंजर्वेटिव फोर्सेस में वो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, अगर टोटल एनर्जी मेंटेन है तो आप ये मान सकते हैं कि जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ उतना ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। यस यस समझ गया सर। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। टू किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड with heat capacity फाइव यूनिट, इसका यूनिट मैंने शो नहीं किया। ठीक है, हीट कैपेसिटी का इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द हीट ट्रांसफर। देखो अभी मैंने यहाँ पे अमाउंट तो लिखा है 5, ठीक है, यूनिट मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे यूनिट, इससे आपको आइडिया आएगा कि इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए जरा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 10th लेवल पे भी पढ़ा हुआ, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे 10th लेवल पे। कैलकुलेट हो गया होगा? बताइए जरा। 250 कैलोरी। यस सर, 250 कैलोरीज। और बताएं सर यूनिट पे डिपेंड करेगा ना, मास मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं। 250 कैलोरी के अलावा कोई और वैल्यू बताइए। किसी ने 500 मैसेज किया है। यूनिट किसी ने 500 जूल लिखा है। और बताएंगे कोई? अब मैंने ये यूनिट दिया। हाँ जी सर 250 कैलोरी होगा अगर हीट कैपेसिटी होगा उसका यूनिट, और नहीं तो 500 कैलोरी होगा अगर स्पेसिफिक हीट होगा। मैंने वर्ड लिखा हीट कैपेसिटी, तो वर्ड में कोई डाउट नहीं है, 250 होगा। देखो ये भी आपको ये कैलोरी रॉन्ग बता रहे हैं, कैलोरी और जूल। अमाउंट ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप बता सकते थे जो भी बता रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि जब इसका आपको यूनिट ही नहीं दिया हीट कैपेसिटी का, हो सकता है ये जूल में हो सकता है कैलोरी में हो सकता है कोई और पार्ट है। अब मैंने यहाँ पे इसका यूनिट लिख दिया कैलोरी पर केल्विन। अब क्या अमाउंट आएगा? यही आएगा सर, 250 कैलोरी। 250 कैलोरी। यस सर।
बोलिए, टेम्परेचर को भी चेंज करना था। कोई बोले टेम्परेचर को। कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड हो, these two values मैंने यूनिट में चेंज किया। जैसे इसलिए प्रॉब्लम नोट कराया है, हो सकता है एक्सप्रेशन जब आप पढ़े हो तब ये मिस्टेक आपको फेस ना हुआ हो। न्यूमेरिकल वैल्यूज में अगर बेसिक डेफिनेशन करेक्टली नहीं बताया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होता रहेगा। पहले मैंने यूनिट नहीं बताया, कुछ कैंडिडेट ने यूनिट बता दिया, हो सकता है ये क्वांटिटी करेक्ट हो बट ये यूनिट रॉन्ग हो गई जब तक यूनिट स्पेसिफाई नहीं था। अब मैंने यूनिट बता दिया, मैंने एक लिखा कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर केल्विन। देखो 10% स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे जो आगे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने यहाँ पे केल्विन दिया था, सेंटीग्रेड क्यों यूज कर लिया, सेंटीग्रेड दिया था, केल्विन क्यों यूज कर लिया। वो भी इसके हीट कैपेसिटी के बेसिक डेफिनेशन का पार्ट है। कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पे मास मल्टीप्लाई किया है या नहीं किया है, वो डेफिनेशन का पार्ट है। देखो अभी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा कैलोरी, ठीक है। अगर ये यूनिट से आपको अपने रिजल्ट को करेक्ट करना आता हो तो इजीली कर सकते हैं। हीट की जो यूनिट है वो जूल में, कैलोरी में, लीज में आएंगे क्योंकि एनर्जी की यूनिट में जाना है। आप चेक करिए यहाँ पे, आपको ये यूनिट में बनाने के लिए, कैलोरी में बनाने के लिए सिर्फ ये टेम्परेचर पार्ट मल्टीप्लाई करना है, बाकी मास ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकलूंगा। तो हीट कैपेसिटी के टर्म्स में आप जब हीट ट्रांसफर फाइंड करते हैं तो हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर आता है, मास नहीं आता। मास ऑटोमेटिकली इंक्लूड करता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यहाँ पे दिया था 5 कैलोरी पर केल्विन। टेम्परेचर डिफरेंस 60 माइनस 10, सेंटीग्रेड पे 50 बनेगा, केल्विन पे भी 50 बनेगा। कोई पूछ रहे थे अभी सर केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस। केल्विन और सेंटीग्रेड स्केल दोनों पे सेम अमाउंट आता है, तो ये 250 कैलोरी बना। बट अगर यहाँ पे किलो कैलोरी होता तभी किलो कैलोरी बन जाता। पहले से नहीं पता होगा जब तक यूनिट स्पेसिफाई ना हो कि कैलोरी बनेगा या जूल बनेगा। कुछ कैंडिडेट ने हो सकता है ये 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया हो जिनका 500 आ रहा था, बट ये आपको तभी पता चलेगा जो मैंने वर्ड बोले, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट कब यूज करना है, ठीक है। इनके बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बट फिर भी आप लोगों को ये तो 10th और 12th लेवल से बिलो लेवल का कंसेप्ट है। ये सारी डेफिनेशंस आप 10th और 12th लेवल पढ़ लेते हैं, बट जब यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, पीजी अपीयरिंग है या पीजी कंप्लीट कर चुके, तब डाउट क्रिएट करता है, जबकि नहीं होना चाहिए। उनके एप्लीकेशन में डाउट हो सकता है, इन बेसिक डेफिनेशंस में थोड़ी डाउट हो। तो ये 250 कैलोरी बना, ठीक है, चाहे पर सेंटीग्रेड हो चाहे पर केल्विन, दोनों के लिए, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्केल पे सेम आता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस का आपको आइडिया होना चाहिए। सर बुक का थोड़ा सा रेफरेंस दे देते हैं। प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। बुक सर स्लाइड नंबर 20 डायनामिक्स पे के करना। लिए मैं लास्ट से फर्स्ट तक जा रहा हूँ। जो आपने ग्रेजुएशन लेवल तक कोई भी बेसिक बुक पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स के लिए, आपको सभी बुक्स में ये कहीं ना कहीं डेफिनेशंस मिल जाएंगे। और भी मैं आपको फील करूँ तो 12th लेवल का डेफिनेशन, 12th लेवल पे आपको ये डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो किसी बुक में आपको मिल जाएंगे। देखो जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं यहाँ पे नोट कराऊंगा, बट उसको आप पढ़ने में आपको डाउट ना हो उसके लिए आपको पढ़ने के लिए मैंने बोला। अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई सारे डेफिनेशंस, सारे पार्ट क्लियर हैं तो बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं। यहाँ पे अपने को सब ऐसे अनम्यूट करके छोड़ देते हैं। और रियरली आपको कोई ऐसा बुक मिलेगा पीजी लेवल का जिसमें आपको थर्मोडायनामिक्स भी बताया हो, उसके बेसिक पार्ट बताए हों और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी हो। पीजी लेवल पे टेक्स्ट बुक आपको पीजी लेवल पे जितनी भी बुक्स होंगी वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के होंगे। तो थर्मोडायनामिक्स का आइडिया तो आपको 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए पहले। तो कोई भी बुक आप पे जरूर रही होगी आपकी 12th लेवल